आज हम शोपियान आए हैं और शोपियान के नोटेड पॉलिटिशियन एजाज अहमद मीर साहब से जुड़े हैं। उस समय मैं सबसे यंगेस्ट सरपंच बना पूरे जे.एंड.के में। मैंने उस समय पीडीपी ज्वाइन कर ली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि कितने लोग होते हैं इसमें, सियासत कितनी खतरनाक चीज़ बन जाती है और मेरे जैसे सीधा साधे बंदे के लिए फिर इसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी होते हैं, वो चीज़ें इल्ज़ाम लगाते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता। आपने भी पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में, 2-4 हज़ार में 15,500 वोट्स आपने दिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने 14 साल दिए, पार्टी टिकट डिनाई किया। जब पार्टी ने अनाउंस किया कि हम टिकट किसी और को दे रहे हैं, तब शायद इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकल गई थी, 2 दिन हो गए थे। तो मेरे लिए वो बिल्कुल शॉक था। मैंने अंदर ही ये सोचा कि जिस बंदे ने 14 साल ग्राउंड जीरो पे काम किया हो, उस बंदे को ला रहे हो जो बिल्कुल एलियन है इस समय ग्राउंड जीरो पे। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने खून पसीना दिया हो और फिर वो आपसे राब्ता भी न करे कि आपको टिकट, अगर यही भी बोलना था कि टिकट नहीं दिया जा रहा है, वो भी बोलते, वो तक नहीं बोला। तो मुझे और मेरे वर्कर्स को लगा कि ये ह्यूमिलेशन है, इतनी ह्यूमिलेशन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तो लड़के देखेंगे लोग किसके साथ। कुछ वोट तो सिर्फ पीडीपी को इसलिए मिले क्योंकि उनको पता था एजाज अभी पीडीपी में। झेलम टॉक्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट अनीका नज़ीर। आपको पता है झेलम टॉक्स आपके लिए इंक्लूसिव इंटरव्यूज़ लेकर आता है। आज हम शोपियान आए हैं और शोपियान के नोटेड पॉलिटिशियन एजाज अहमद मीर साहब से जुड़े हैं। एजाज साहब ग्राउंड ज़ीरो से उठे हैं और अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की है। वो यंगेस्ट सरपंच बने, डीडीसी मेंबर बने, एमएलए भी बने। आज इसी बारे में उनसे बात करेंगे कि कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है या पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो किस तरीके से तब्दील होता रहता है या इन्हें कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एजाज साहब, आपकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में पहले जानना चाहेंगे कि कश्मीर में विदाउट बैकिंग, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बैक ना होना, फिर इंडिपेंडेंटली लोगों के बीच में आना और उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना कि वो आंख बंद करके आप पर भरोसा करते हैं, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। कैसी थी ये जर्नी, कहाँ से शुरू की आपने? देखिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं 2011 में आया और 2011 में ही मैं यूनिवर्सिटी से निकला एलएलबी करके। मार्च में निकला मैं, अगस्त में चुनाव हुए पंचायत के। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, तो मैंने कंटेस्ट किया एज सरपंच जैनपुरा पंचायत हल्के से। उस समय में सबसे यंगेस्ट सरपंच बना पूरे जे.एंड.के में, और जिसने सबसे ज़्यादा वोटों से भी जीता। वो एक एनकरेजमेंट थी मेरे लिए, जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे मैं ग्राउंड जीरो पे काम करता रहा, ग्रास रूट लेवल पे काम करता रहा। जो जो लोगों की मुश्किलात थी, वो चाहे डेवलपमेंट को लेके थी या और कई मसाइल थे उनके, तो कोशिश की मैंने उनको हल करने के लिए। 2014 में जब असेंबली इंतखाबात हुए, तो मैंने उस समय पीडीपी ज्वाइन कर ली। तो पीडीपी ने खुशकिस्मती से टिकट भी दे दिया और अल्लाह के फजल करम से मैं इलेक्शन जीता भी और 2014 में एमएलए बना। उसके बाद सरकार चली, कुछ वजूहत की बिना पे सरकार बीजेपी ने विड्रॉ सपोर्ट किया, सरकार टूट भी गई। फिर 2019 में जो चीज़ें हुई वो तो आपने खुद भी देख ली होगी। उसके बाद 2021 में जब डीडीसी इलेक्शन हुआ तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको लोगों की खिदमत करनी है, आपको बड़े बड़े ओहदों की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे ओहदे पे भी लोगों की खिदमत कर सकते हो। तो सोशल वर्क मेरा पैशन है। जब मैं किसी का काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मैं सबसे ज़्यादा सुकून से सोता हूँ, उस दिन मुझे सबसे सुकून मिलता है जब मैं किसी का काम करता हूँ। तो लोगों के मसाइल भी होते हैं और जब लोगों का काम भी होता है तो नेचुरली वो भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी उम्दा बात कही आपने कि सोशल वर्क मेरा पैशन है। मुझे ये नहीं लगता कि किसी ओहदे पर होना ज़रूरी है। हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले कोचे से लोगों की मदद कर सकते हैं, ताकि उनमें भी ये अ, सोच विचार पैदा हो कि कोई तो है जो हमारे लिए बात कर सकता है, हमारे लिए खड़ा हो सकता है, हमारी मदद कर सकता है। आपने कहा कि आपने पीटीपी ज्वाइन की 2014 में। अ, कितना सपोर्ट दिया आपने एज एन इंडिविजुअल पीडीपी को?
क्या लॉयल्टीज थी आपकी पीडीपी के प्रति? देखिए, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई जाता है तो एक नेचुरली, तब तक मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ज़्यादा काम नहीं किया था। तो एक्चुअल में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब शुरू किया हमने काम करना, तो वो पीडीपी ही थी। तो मैंने 12 साल वहाँ दिए, काम किया ग्रास रूट लेवल पे। तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया था लीडरशिप पे, और उसने भी ट्रस्ट किया था मुझे टिकट देके। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि कितने लोग होते हैं इसमें, सियासत कितनी खतरनाक चीज बन जाती है, और मेरे जैसे सीधा साधे बंदे के लिए फिर इसमें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी होते हैं, वो चीजें इल्जाम लगाते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता। बट मैंने हमेशा से ये माना है कि अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से ग्राउंड जीरो पे काम करोगे, तो उसका आपको जो लोगों के लिए आपने काम किए होंगे, तो वो उसका आपको जरूरी वहां से देते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप सच्चे मन से काम करते हैं, लोग उसका मुआवजा अपने वोट के जरिए से, अपने भरोसे के जरिए से आपको देते हैं। रिसेंटली 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस जो है कश्मीर में हुए, इट्स बीन मोर देन अ मंथ, नई सरकार भी बनी, आपने भी पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में। कोई 2-4 हज़ार ने 15,500 वोट्स आपने लिए, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने 14 साल दिए, उन्होंने आपको पार्टी टिकट डिनाई किया। कैसा लगा आपको? और इंडिपेंडेंटली जब आप लड़े और आपको ये महसूस हुआ कि अब पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कितनी मुश्किलात आपने देखी और कितना मुश्किल है इंडिपेंडेंटली पॉलिटिक्स में सरवाइव करना? देखिए, जब पार्टी ने अनाउंस किया कि हम टिकट किसी और को दे रहे हैं, तब शायद इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकल गई थी, 2 दिन हो गए थे। तो मेरे लिए वो बिल्कुल शौक था। मैंने अंदर ही ये सोचा कि जिस बंदे ने 14 साल ग्राउंड जीरो पे काम किया हो, और ये उस बंदे को ला रहे हो जो बिल्कुल एलियन है इस समय ग्राउंड जीरो पे, तो इसमें क्या सोच रही होगी लीडरशिप की मुझे नहीं पता। बट मैं अंदर से शॉक हो गया। शॉक सिर्फ इतना ही नहीं था कि मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा, शौक ये भी था कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने खून पसीना दिया हो, और फिर वो आपसे राब्ता भी ना करे कि आपको टिकट, अगर यही भी बोलना था कि टिकट नहीं दिया जा रहा है, वो भी बोलते, वो तक नहीं बोला। तो मुझे और मेरे वर्कर्स को लगा कि ये ह्यूमिलेशन है। तो उन्होंने कहा, वर्कर्स का कहना था, मैंने मीटिंग भी उनके साथ, उन्होंने कहा इतनी ह्यूमिलेशन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब तो लड़के देखेंगे लोग किसके साथ है। तो नतीजा हुआ, इलेक्शन में आ गया मैं। 12 दिन में मैंने 15,500 वोट लिए। इसका मतलब है 15,500 लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, वो भी 12 दिन में। और यहाँ से ये भी हुआ था कि कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि इसका चुनाव निशान क्या है। कुछ वोट तो सिर्फ पीडीपी को इसलिए मिले क्योंकि उनको पता था एजाज अभी पीडीपी में है। वो मैं नया निशान लेके निकला, घर घर गया, 15,500 लोगों ने एतमाद किया। मैं तो आपकी वसादत से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, भरोसा जताया या भरोसा करते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है। वो भी इतने कम समय में फिर वहाँ से रिस्पॉन्स करना मेरे लिए वो बड़ी फ़ख्र और एजाज़ की बात थी। मैं तो उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे भी एक हौसला आया कि नहीं, इसका मतलब ये है कि 12 दिन में अगर 15,500 लोगों ने मुझ पर ये भरोसा किया, अगर पॉलिटिकल पार्टी होती तो बहुत ज़बरदस्त होता। देखिए, एज इंडिपेंडेंट चुनाव में हिस्सा लेना ये बड़ी मुश्किलात होती है। सबसे पहले लास्ट के 10 दिन तक मेरे पास चुनाव निशान ही नहीं था। फिर चुनाव निशान मिला तो पोस्टर छपाए नहीं गए थे। पोस्टर छपाए तो ये नहीं पता होता था कि लॉयल्टी किस 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 मेरे साथ थी जिनसे आप अप्रोच करते। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी चुनावी निशान को लेकर ये कंफ्यूजन होता है, रहा बड़ा हमारे जो आम लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जैसे वो पॉलिटिक्स को देखता है, वैसे आम लोग नहीं देखते हैं। उनका नजरिया पॉलिटिक्स को देखने का अलग होता है। चुनाव निशान में कंफ्यूजन होना ये एक विजिबल चीज हमने रिसेंट इलेक्शंस में भी देखी। शायद यही वजह रही होगी कि बहुत सारे लोगों ने वो अवेयर हुए आपके चुनावी निशान को लेकर। 15,500 वोट छोटी बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये वोट्स का। इसमें और एक चीज थी कि आप 12 दिन में कहाँ जाते। exactly. 170 गांव है। अब मैं यहाँ पे इस चीज का एतराफ करता हूँ, 30 गांव ऐसे थे जहां मैं जा ही नहीं पाया, जहां मैं गया ही नहीं। लोग
को वोट मांगने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था उतना कि मैं जगह जगह जाता और लोगों से वोट मांगता उतने गांव में। हालांकि मैं कभी 10 गांव, कभी 15 गांव हर दिन जाता था, और अगर आधा आधा घंटा भी देते तो वो भी 8-10 घंटे हो जाते थे। तो वो चीज़ खामियां रही, अदरवाइज और भी इम्प्रूवमेंट आ सकती थी। तो मुश्किलात तो बड़ी आई है एज इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने में, बिल्कुल, बट क्योंकि जब लोगों ने भरोसा भी किया। जब आप लोगों ने पॉलिटिकल भरोसा भी पार्टी में होते हैं, अगर आप एक गांव में नहीं जा पाते, आपके जो विजिबल चेहरे होते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं आपके बिल्कुल। लिए कैंपेन करने के लिए। लेकिन सिंगल हैंडेडली ये सब मुश्किल करना हो ये जाता बड़ा है, मुश्किल हो जाता मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपसे बात करके ऐसा लगता नहीं है कि आपकी स्पिरिट ब्रेक हुई है, आप डटे रहेंगे पॉलिटिक्स में। अच्छा, पोस्ट 2019 और प्री 2019 कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है, आपको उसमें कोई चेंज दिखा? पोस्ट 2019 जो भी फैसले लिए गए वो अच्छे फैसले थे या बुरे फैसले थे? आपके पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूँगी कि उसमें उसने क्या इम्पैक्ट डाला कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में? क्या वो बदला या वो वैसा ही था जैसे पहले था, जैसे पहले इलेक्शंस होते थे आज भी वैसे ही हो रहे थे, या उसमें कुछ आपको बड़ा बदलाव दिखा, या कुछ अलग तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया इस इलेक्शन की तरफ? देखिए, नेचुरली 2019 के बाद तो बड़ी चेंजेस आई। सबसे पहले तो जो इन्होंने डिलिमिटेशन किया, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को तितर बितर किया। जो कभी कोई एमएलए रहा था उसको और 50 गांव नए दे दिए, उसके 50 गांव काट दिए, या जो उसकी मेन स्ट्रेंथ थी उसको काट दिया गया। ये मुश्किलात आए। नंबर 2, नए नैरेटिव्स बिल्ड हुए। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी बिखरी हुई थी, 10 साल में उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो ये मुश्किलात तो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा रही, इसमें कोई शक नहीं। और इस वाले चुनाव में ये बिल्कुल, एक तो लोगों के दिलों में जो बात गई, जो डीप ग्रास रूट लेवल पे बात गई, वो ये था कि लोग चाहते हैं थे कि ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते थे, उस पर थोड़ा एतमाद लोगों को ज़्यादा आने लगा। और कुछ ऐसे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे जमात इस्लामी, ये भी एक डिफरेंट नैरेटिव बिल्डअप हुआ ग्राउंड पे। तो 2 अंडर करंट वेव एनसी की थी, बट ओवरऑल जो सिनेरियो था, ज़्यादा लोगों ने डेमोक्रेसी पे एतमाद रखा, ज़्यादा लोगों ने वोट भी डाला, और ज़्यादा लोग निकले भी वोट डालने के लिए। बट बदकिस्मती से कुछ नैरेटिव्स ऐसे ही चलाए गए कि जो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है ये बीजेपी का है, उससे जो बेचारे इंडिपेंडेंट लोग थे उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बट ओवरऑल इस इलेक्शन में लोगों ने ज़्यादा जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, 2019 से पहले इतना नहीं होता था। तो इस बार जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते थे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रहती थी, वो भी दिखने को नहीं मिली। आपने देखा होगा कई कैंडिडेट्स ने तो रात 10-10, 11-11 बजे तक कैंपेनिंग की। हालांकि वो जो अलॉटेड टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो तो थोड़ी वायलेशन भी थी। बट बड़ी बात ये थी कि आप 8 बजे किसी गांव में जाते हो और वहां से रेस्पॉन्ड करते हैं लोग, ये बहुत बड़ी बात थी। तो जो इम्प्रूवमेंट थी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, सिक्योरिटी सिचुएशन को रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उनमें काफ़ी बेहतरी थी इस बार। आपने एक बात का जिक्र किया कि इंडिपेंडेंट लोग भी सामने हमें देखने को मिले, चाहे वो जमात इस्लामी हो, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो लोगों का एक एतमाद गुड गवर्नेंस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे शुरू हुआ, जो पहले शायद बहुत कम था। लेकिन एक नैरेटिव ऐसा चला कि जो भी इंडिपेंडेंट है या जो भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है, अपार्ट फ्रॉम दी वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे आर एजेंट्स और दी अलाइज ऑफ बीजेपी। आप कैसे देखते हैं जब कैंपेनिंग का सेशन हम देखते हैं हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, उस वक्त जो जोश चाहे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हो या छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें जो था या जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया उस टाइम पे, क्या वो उसी नैरेटिव पे रहे इलेक्शन जीतने के बाद, या उनका वो जो नैरेटिव है वो चेंज हुआ, अल्फाजों में फेर बदली हुई? ठीक है, नेचुरली ये तो सबको पता है, वोट लेना जब होता है पॉलिटिकल लीडर्स को या पॉलिटिकल पार्टीज को, उस वक्त वो अपना मैनिफेस्टो आगे रखते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती है। बट जब गवर्नेंस की बात होती है, जब आप इलेक्ट हुए होते हो, फिर आप सरकार में आते हो, तो उस वक्त नेचुरली चीज़ें बदल जाती है। यही वजह भी हुई। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कहा हमने रेजोल्यूशन लाया, रेजोल्यूशन में जो रिगार्डिंग जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, उसमें कितना जो वर्डिंग्स थी कितनी चेंज की गई थी,
तो ओपनली कुछ बताया नहीं गया था। इवन उसमें कांग्रेस के तारिक अहमद कर्रा साहब ने भी बोला कि इसमें 370 का जिक्र ही नहीं है। खरगे साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये तो हिस्ट्री है, चैप्टर इट्स गॉन चैप्टर नाउ। तो ये चीजें अगर इलेक्शन से पहले लोगों को पता होती शायद लोग सोचते। उस वक्त बोला गया कि जी हम 370 के हक में रेजोल्यूशन लाएंगे, बाद में जो देखने को मिला वो सबके सामने है। सरकार ने कहा हम 200 यूनिट बिजली देंगे हर घर को, लेकिन जब ये देने की बारी आएगी उस वक्त सरकार को ये देखना पड़ेगा क्या ये हम सब जो APL, BPL, अंत्योदय जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स है उन तक ये फायदा पहुंचेगा, या हम सबको दे रहे हैं 200 यूनिट फ्री? नहीं दे सकते। लास्ट में ये पता होता है ये क्या करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जो अंत्योदय है गांव में 10-15 घर उनको 200 यूनिट देंगे। अब 200 यूनिट आपको देने हैं, 200 यूनिट में आपको करना ये क्या कि फिर मीटर भी होना चाहिए घर में। तो 90% पॉपुलेशन के पास तो मीटर ही नहीं है, 200 यूनिट कहाँ से देंगे? इसके बाद ये कंडीशन रखी जाएगी पहले मीटर लगाओ घर में, फिर 200 यूनिट दिए जाएंगे। तो बड़े लोग जो होंगे वो उसको प्रेफर ही नहीं करेंगे मीटर लगाने में। मीन्स धीरे धीरे ये बात भी बह जाएगी। इसी तरह से इन्होंने कहा हम KCC लोन माफ करेंगे, कैसे कर पाएंगे? हालांकि इन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, लेकिन नीचे इनके लीडरों ने तकरीर की हम लोग KCC लोन माफ करेंगे। इवन उसमें वो तो नेचुरल लोग ये समझे कि ये कर सकते हैं। इन्होंने कहा हम नौकरियां लगाएंगे, इन्होंने फार्म तक पकड़े, बोला अपनी फोटोज है तो हम आपको नौकरी लगाने वाले हैं। अब कल जाके 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब लोगों को इस चीज का एहसास होगा तो ये तो नौकरी तो कोई है ही नहीं, अब कैसे देंगे? ये लोग यहाँ से रिकमेंड करते हैं नौकरियां लगाओ, वहां से ऑर्डर निकाला LG साहब ने ऑलरेडी कि फ्रीज है, फिर कहाँ से कर पाएंगे? ये चीजें देखने वाली बात है ना। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार अच्छे से जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो करे, बट एज अपोजिशन जहाँ नहीं करेंगे वहां तो हम लोग आवाज उठाएंगे। हम तो आवाज उठाएंगे, डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए। और आपने कहा कि इन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए, आप कहाँ देखते हैं अब उस मैनिफेस्टो को जो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे प्रेजेंट किया? अब जब सरकार बनी है, अगले 5 साल तक सरकार चलेगी, कहाँ देखते हैं, कहाँ स्टिक करती है ये सरकार और कितना काम करेगी ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 5 साल सरकार चलेगी कि नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा विवाद तो शुरू हो गए। कांग्रेस ने तो ओपनली कहा कि हम लोगों ने 370 के रेजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं किया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी डिफरेंसेस बढ़ेंगे। तो सरकार रहेगी, मैं तो चाहता हूं कि रहे, पूरे 5 साल रहे, लोगों ने एतमाद दिया है और ये सरकार लोगों के काम करे। एग्जैक्टली हम भी यही चाहते हैं, एज अपोजिशन मैं भी यही चाहता हूँ कि ये करे काम, क्योंकि यहाँ के लोगों को 10 साल काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, काफी मुश्किलें इन्होंने देखी ग्राउंड जीरो पे। अगर उनकी ग्रीवेंसेस है, अगर सरकार या जो कंसर्न MLAs हैं वो उनको हल करते हैं तो ये तो बड़ी सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि सरकार ही तो काम करती है जो लोगों, और ये तो ब्रिज का काम करती है गवर्नमेंट के लिए जो चुने हुए नुमाइंदा होते हैं। तो हम चाहते हैं ये करे, हम दुआ भी करेंगे ये वो चीजें जो उन्होंने कही हैं वो ये करे। अच्छा, आप शोपियान से बिलोंग करते हैं, शोपियान में आप पले बड़े, यहाँ पे आपने अपनी तालीम भी हासिल की, मतलब यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शोपियान। तो शोपियान आपको पता है एक वक्त पे हेडलाइंस बनाता था, वायलेंस की बात हो या जो एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन हम रहे हैं, एक अरसा चला है। अभी के टाइम पे गवर्नेंस हो, पॉलिटिक्स हो या डेवलपमेंटल वर्क हो, शोपियान कहीं उभरा है या वो अभी भी पिछड़ा हुआ है? देखिए 2019 के बाद बड़ी चेंजेस आई, खासकर शोपियान ये हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी था। स्टोन पेल्डिंग भी यहाँ सबसे ज्यादा हुआ करती थी। शोपियान ने बड़ी कुर्बानियां भी दी, बहुत ज्यादा। बट अभी जो मैं 2019 के बाद देख रहा हूँ, स्टोन पेल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा, तकरीबन 99% तक अब है ही नहीं। अब ये कंसेप्ट नहीं है, हड़ताल का भी अब कंसेप्ट नहीं है। हमारे बच्चे अब स्कूल जा पाते हैं अच्छे से,
मुझे नहीं पता ये विदर सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर है या और कोई चीज़ है या लोगों में बदलाव आया है, बट कुछ चीज़ें अच्छी हुई है। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो ख़त्म हो रखा था, तो बच्चे भी अब वो बन गए थे कि हड़ताल होगी तो छुट्टी है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे माशरे पे जो असर पड़ रहा था वो बहुत ज़्यादा था। तो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है, या ये मैं कहूँ कंट्रोल में है। ये वक्ती तौर है, मैं तो दुआ करूंगा कि पीस ही रहे। तो आगे जाके क्या होगा ये किसी को नहीं पता, बट हम इस पीस को किस तरह से प्रोलॉन्ग करेंगे, किस तरह से आगे ले जाएंगे, सरकार को चाहिए वो चीजें आगे करने की। देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कुछ लोग तो शोपियान में हैं जो डेवलपमेंट ही चाहते हैं, डेवलपमेंट हो भी रही है। हालांकि ज्यादा से प्रोजेक्ट उसमें हम ही ने बनाए थे रोड्स को लेकर जब मैं एमएलए था। आजकल उन पे काम चल रहा है, अच्छी बात है, लोग इस चीज को भी महसूस कर रहे हैं। जब रोड वाइडनिंग शुरू होगी तो लोग उस चीज को भी देखेंगे। हाँ, गांव में जो है हमारे रूरल एरियाज में वहाँ काफी ज्यादा दिक्कतें हैं अभी, और करने की जरूरत है। सरकार कर रही है लेकिन और करने की जरूरत है, ताकि जो पिछड़ा हुआ तबका है इस जिले का उनको फायदा मिले। बिल्कुल सही, काम कंसिस्टेंसी और कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, तब जाके कुछ हम पॉजिटिव आउटकम देख सकते हैं। अच्छा, आप अभी डीडीसी मेंबर हैं और जो एमएलएज इलेक्ट हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका और आपका काम जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है या जो भी एरिया ऑफ वर्क है, वो आपको लगता है कोलाइड हो सकता है? क्योंकि होल्ड ऑफ पावर जो डीडीसी को है वही एमएलए के पास भी है, तो वो जो इंटरफेयर होगा काम के बीच में, आपको लगता है वो कोलाइड होगा या उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा? देखिए अगर मैं आप रियलिटी कहूँ तो टसल तो शुरू हो गई है। चाहे आप गांधरबल की बात करें, वहाँ की चेयरपर्सन जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, उसका स्टेटमेंट आ गया। चाहे आप बारामूला में देखिए सफीना बेग जी की, वो वहाँ की काउंसिल की चेयरपर्सन है, उसका स्टेटमेंट आ गया, या शोपियान में आया। सरकार तो चाहेगी कि वो अपने तरीके से काम करे। सरकार को पहले ये समझना पड़ेगा, अब ये यूटी है, जो 2019 से पहले यहाँ एमएलए काम करते थे, अब शायद वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टसल शुरू हो गई है। हालांकि जो अलॉटेड जो पावर्स है डीडीसीज और एमएलए के, वो तो डिफरेंट है। एमएलए स्टेट लेवल पे देखेंगे और लेजिस्लेचर का देखेंगे। जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट है, जो प्लानिंग है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कहाँ क्या करना है, वो तो डीडीसी काउंसिल देखेगा। तो शायद मुझे लगता है अभी सरकार के बहुत सारे एमएलए को वो हजम नहीं हो रही है वो बात। इसीलिए यहाँ रिसेंटली हमारे एक एमएलए साहब ने शोपियान में ही कहा, वो अब उनके मिनिस्टर साहब आए थे, कि आप जी एक काम करिए, सारे अफसरों को हिदायत दीजिए कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का काम करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसपे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, वहाँ सारे अफसर वो भी ऑफिसर्स भी थे। तो हमने तो वहाँ रेजोल्यूशन पास किया इसके खिलाफ। हमने कहा काउंसिल जो है या सरकार होगी, इनको काम करना चाहिए सब लोगों का, वेदर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, पीडीपी से हो, जमात इस्लामी से, बीजेपी से हो, आरएसएस से हो, पीडीपी से हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, या आम लोग हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन भी ना हो, तब भी उनके काम होने चाहिए। आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लिफ्ट करोगे, नेचुरली फिर क्या है, फिर तो ये चीजें होंगी, मिलिटेंसी ज्यादा होगी। जिस तरह से हुई, जब आप उनको डेमोक्रेटिकली उनको स्पेस नहीं दे पाओगे तो फिर क्या करोगे। 87 में भी यही हुआ। जब एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल को डेमोक्रेटिकली उनको स्पेस नहीं दी गई तो उन्होंने हथियार उठाया। अब आप अगर आप फिर से वही चाहते हो तो वो तो फिर सरकार को देखना होगा, फिर से उससे लॉ एंड ऑर्डर और डिटीरिएट होगी, बाद में बड़ी चीजें सबको भुगतनी पड़ती है। तो टसल जो है, एमएलए जो है उनको अपना काम करना चाहिए, जो डीडीसी मेंबर्स हैं उनको अपना काम करना चाहिए, काउंसिल जो है वो उनको अपना काम देखेंगे। अदरवाइज अगर नहीं होंगे, अगर इसमें सरकार रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगी तो नेचुरली टसल तो होगी। अभी जो डीडीसी मेंबर अभी सिर्फ बयान ही दे रहे हैं, क्या पता कल को सड़कों पे आ जाए, क्योंकि अभी 1 साल 1.5 साल है उनका, जितना भी टाइम है, टेन्योर है, उस वक्त उसी हिसाब से काम होना चाहिए, एक्ट के हिसाब से। पीआरआई जो है, जिसको शायद पहले इतनी फंडिंग नहीं हुआ करती थी, मैं खुद सरपंच रहा था, अभी तो सरपंच के पास 1 करोड़ रुपया आता है ईयरली, नॉर्मली एम्पावर हो गए हैं, पैसा आ गया है, उसके ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर आ गई सरपंच के पास। तो ये तो छोटा मोटा एमएलए आपके घर में है,
वो तो आप पीएमए केस आपके उधर ही देगा गांव में। तो ये तो अच्छा था ना, आप डेमोक्रेसी को, सरकार को बिल्कुल डोर स्टेप पे ले रहे थे ग्रास रूट लेवल पे लोगों के। तो इस चीज को तो ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि आप इसको इसमें डिवीजन करो और इसको आप तरीके से डिसम्पावर करने की कोशिश करो। बट मेरा तो मशवरा रहेगा सरकार को कि ऐसा ना करे। अब जो सिस्टम, जो लोगों को जिस चीज की आदत हो गई है उनको उसी हिसाब से चलने दीजिए। तो जो नीचे वाले लोग हैं, जो भी इलेक्ट होके आए हैं, वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं, लिहाजा तरीके से सरकार को इनको भी चलाना चाहिए। बिल्कुल, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, और ये डेमोक्रेटिक डिसएम्पावरमेंट को जो है इसे इरेडिकेट करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए सोसाइटी से, सो दैट वो एक सोसाइटी का निज़ाम बना रहे और अल्टीमेटली वो सरकार का भी वो मजबूत जो जड़ें हैं वो बनी रहेंगी, वो सॉर्ट आउट हो जाए, ग्रास रूट लेवल वो भी बनी रहेंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है रिसेंटली कि पंचायती राज इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको पता है कि पंचायत के पास अब वो बहुत एम्पावर हो गई है एज कम्पेयर टू जैसे रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में है इंडिया के, वैसे अब यहाँ पर भी जो पंचायत है वो एम्पावर हो गई है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से आप क्या कहना चाहेंगे इन इलेक्शंस के रिगार्डिंग? रिप्रेजेंटेटिव चुनने की जब बात आती है, वो सिर्फ वोट ना करे बल्कि खुद रिप्रेजेंटेटिव बने, जैसे आपने शुरुआत की, आप भी पहले सरपंच बने, तो आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों से क्या कहना चाहते हैं इन इलेक्शंस के रिगार्डिंग? देखिए, जिस तरह मतलब जिस वक्त भी चुनाव होंगे, चाहे मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, मेरी तो गुजारिश रहेगी तमाम नौजवानों से जिनको सियासत में रुचि है, इंटरेस्ट है जिनको सियासत में, वो आए और इलेक्शन लड़े। बाद में देखिए, अगर आपका कोई सरपंच बनता है, वो फिर कमीशन खाता है या रिश्वत लेता है, बाद में फिर आपको कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप शिकायत करो, क्योंकि नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन हो रहे हैं। आइए, इलेक्शन लड़िए, जिसको भी इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि समाज का भला हो, जो चाहता है कि उसके गांव में डेवलपमेंट हो, जो चाहता है जो ग्रीवेंसेस है गांव के वो रिजॉल्व हो जाए, तो इसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। बट जो ठेकेदार बने हैं, नाम नेहा ठेकेदार बने हैं, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे वोट लेके फिर वो तबाही करते हैं, ग्राउंड पे रिश्वत सतानी ज्यादा करते हैं, आपसे कमीशन लेते हैं, वो चीजें अगर आप दूर करना चाहते हो तो इस चुनाव में आपको हिस्सा लेना ही पड़ेगा, ताकि वो सब चीजें दूर हो जाए। तो मेरी तो गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जितने नौजवान आएंगे उतना बेहतर मुस्तकबिल होगा इस कौम का। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आगे भी आपको एज रिप्रेजेंटेटिव हम देखेंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे कि किस तरीके से आप शोपियान में अपने काम अंजाम दे रहे हैं और शोपियान का जो यूथ है खासकर उसको कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।